ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान पहुंच गए हैं और पीएम मोदी प्लेन से जब कजान में उतरे, लैंड हुआ उनका विमान, तो स्वागत देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। क्योंकि पीएम मोदी के स्वागत में कजान भारतीय रंग में रंगा नजर आया, जिसकी झलक कजान में बजते कृष्ण भजनों से महसूस किया जा सकता है। रूसी समुदाय के कलाकारों ने भारतीय कपड़े पहनकर नृत्य प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उत्साहित नजर आई, खासकर कजान में रहने वाले भारतीय। कजान में रह रहे भारतीय पीएम मोदी का पोस्टर लेकर उनसे मिलने और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़े थे और प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश भी नहीं किया। पहले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, फिर कजान में भारत देख पीएम मोदी भी खुश नजर आए तो अपने प्रधानमंत्री को सामने पाकर भारतीयों के चेहरे खिल गए। प्रधानमंत्री मोदी कजान में जैसे ही पहुंचे, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। 3 महीने में दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। वहीं दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने भी भारत रूस के रिश्तों की अहमियत का जिक्र किया। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने को लेकर भी खुशी जाहिर की और कहा, मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। पीएम मोदी 23 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ ग्रुप में नए देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं। ब्रिक्स विकासशील देशों के आपस में आर्थिक सहयोग, तालमेल और राजनीतिक संबंध बेहतर बनाने के मकसद से बनाया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अब इस मजबूत संगठन में सेंधमारी करके घुसने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय करने के लिए अब आरएसएस ने भी कमर कस ली है और यहाँ भी हरियाणा वाले फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बीच मीटिंग अहम बताई जा रही है। मोहन भागवत 10 दिनों के मथुरा दौरे पर हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। ऐसी खबरें आई कि नतीजों से आरएसएस भी नाखुश है, लेकिन हरियाणा में जीत से बीजेपी उत्साहित है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में जीत में आरएसएस की अहम भूमिका रही है, जिसमें छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक, डोर टू डोर कैंपेन और बेहतर बूथ प्रबंधन के जरिए माहौल बनाया। और अब यही फॉर्मूला यूपी उपचुनाव में भी लागू करने की तैयारी है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता 5 से 7 लोगों की टोली बनाकर लोगों के घर घर जाकर के वोटरों से संवाद करेंगे और दावा किया जा रहा है कि संघ ने उन इलाकों की पहचान भी की है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों के अनुसार वोट नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों के एनकाउंटर की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए गए हैं और अब इस पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने न सिर्फ एनकाउंटर के वीडियोग्राफी पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने डकैत मंगेश यादव और फिर बहराइच में रामगोपाल मर्डर केस में आरोपियों के एनकाउंटर पर भी सवाल दागे। उन्होंने कहा, आपने एक यादव का एनकाउंटर कर दिया, उसे बैलेंस करने के लिए एक क्षत्रिय को मारा, बताइए ये कहाँ का कानून है? संविधान क्या कहता है? अगर आपने एक यादव का एनकाउंटर कर दिया या एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहाँ का कानून है? अखिलेश यादव ने इस दौरान सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर दी और पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। हिटलर के जमाने में ये होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के बीच एनकाउंटर पर सियासत खूब हो रही है और अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को साधने के लिए एनकाउंटर में जाति धर्म का चौका लगा चुके हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच खींचतान अभी भी जारी है और खबर ये मिल रही है कि कई सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच सहमति बन नहीं पा रही है। हालांकि तीनों ही दलों के नेता सीट बंटवारे को लेकर के फैसला जल्द होने का भरोसा देते नजर आए। सहमति नहीं बन पाने की कई वजह बताई गई। खबरों के मुताबिक संजय राउत और नाना पटोले में अनबन की वजह से भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच सहमति नहीं बन पा रही, तो वहीं कई सीटों को लेकर भी उनमें खींचतान जारी है।
संजय राउत और नाना पटोले में अनबन की खबरों के बाद कांग्रेस आलाकमान के पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट को उद्धव गुट और शरद पवार से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद बाला साहेब थोराट शरद पवार के बंगले पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस बीच खबर है कि विदर्भ की 12 सीटों के साथ ही नासिक की भी करीब 3 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में पेच फंसा हुआ है। इसके साथ ही शरद पवार गुट ने 86 सीटों की मांग रखी है, जिनमें से 76 सीटों पर मांगे मान ली गई, यानी यहाँ भी 10 सीटों पर खींचतान जारी है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी समर्थकों ने मुंबई के कई इलाकों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए हैं, जिस पर सीएम योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का संदेश लिखा है। इन पोस्टरों को विश्व बंधु राय नाम के समर्थक ने लगाया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को भी माना गया। वहीं अब वोटिंग से पहले ये नारा महाराष्ट्र की सियासत तक पहुँच गया और मुंबई के अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा में योगी की तस्वीर के साथ ये पोस्टर लगे। उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वहीं इस पोस्टर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। आपकी राजनीतिक ताकत आपके बटने से कम होगी, खत्म होगी, ये माननीय योगी जी हिंदू समाज के ध्यान में अगर ला करके दे रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारों के साथ आने का आह्वान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। खुद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में एक गाड़ी बड़ी संख्या में पैसे वहां से जब्त हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ी पुणे से कोल्हापुर जा रही थी। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पैसे का वीडियो जारी किया और ये दावा किया जा रहा है कि ये पूरी रकम करीब 5 करोड़ रुपए है, जिसमें 500, 2000 और 200 रुपए के नोट शामिल हैं। पुलिस ने ये पैसे एक गाड़ी से खेड़ शिवापुर टोक नाके से जब्त किया। विपक्ष का ये दावा है कि ये गाड़ी शिवसेना विधायक शहाजी पाटिल की है, जो शिवसेना विधायक हैं, और इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाना था। शिवसेना उद्धव गुट ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आड़े हाथ लिया। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और तारीखों के ऐलान के साथ ही पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बेहद ही हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ माफिया ने आरएसएस की जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, मुआवजा माफिया ने अवैध जमीन पर कब्जा करके यहां घर भी बना लिया। करीब 10 एकड़ जमीन सिंगरौली के मुहेर में है, जो त्र्यंबकेश स्मृति न्यास ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। माफिया ने जमीन पर कब्जा करके करीब 60 घर भी बना लिए। मुआवजा माफिया के इस करतूत की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कुछ घर तो पूरी तरह बन चुके हैं, लेकिन जमीन के कुछ हिस्से को घेर लिया गया। फिलहाल इस पूरे स्कैम का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया और इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। इधर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को बयान देने के बाद धमकी मिली है, तो वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम युवक ने सांसद के दफ्तर में घुसने का भी प्रयास किया, जिसे सांसद के समर्थकों ने रोक लिया और इस मुस्लिम शख्स के पास से एक पिस्टल बरामद हुई, जिसके बाद सांसद प्रदीप सिंह के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शख्स पीछे पिस्तौल छुपाकर सांसद के दफ्तर में घुसने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे हंगामे से बीजेपी सांसद ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि इस मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। सांसद ने आरोपी के बांग्लादेशी होने का भी शक जताया। साथ ही उन्होंने अपने बयान पर भी सफाई दी। और जहाँ तक बयान की बात है, तो बयान के संदर्भ में मैंने कहीं जिक्र ये नहीं किया है कि मुसलमानों को हिंदू बनना है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़कर ले गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। जी न्यूज़।